हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम फोर्स वाला पार्ट कर रहे थे, अब वो कंप्लीट हो चुका है। आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एचसी वर्मा के जितने भी क्वेश्चंस आपसे हुए होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। उस चैप्टर का नाम क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरह ही है। ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स है बस। ठीक है, मतलब जो काम हमने न्यूटन्स लॉ में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम यहाँ पे करने हैं। बस उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी और उस टर्म का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, आप देखेंगे एचसी वर्मा में इसका एक नया चैप्टर भी है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान भी देंगे, क्योंकि 9th में आपने इसको पढ़ा भी नहीं था। ठीक है तो धीरे धीरे ब्रीफली इसको सुनते जाइए। ठीक है, पहली चीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, किस कैटेगरी में फोर्स आता है? देखो, आपने कभी 4 फोर्सेस पढ़े थे। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा वीक फोर्सेस। ठीक है, ये 4 तरह के फोर्सेस हम जानते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में हमने पढ़े थे कि फंडामेंटल फोर्सेस केवल 4 ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कौन सी कैटेगरी में आता है? ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो किस कैटेगरी का होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन से फंडामेंटल फोर्स की प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बताएंगे? कौन से फंडामेंटल फोर्स की प्रॉपर्टी है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, अब बात आते हैं इसके कंसेप्ट पे। ठीक है, तो 9th क्लास में अगर हम फ्रिक्शन की बात करें ना, तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस ए मोशन। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सभी ने भी यही पढ़ा होगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। बट ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक मिसकॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ठीक है फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता। ठीक है, ऐसा गलत है। ठीक है, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के 102 पेज पे पढ़ाइए, 102। ठीक है, अब जैसे भी जो भी लेक्चर होता है ना, तो कम से कम आप एनसीईआरटी का बुक जरूर खोले रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने और कोई बुक खोल ली, एनसीईआरटी की बुक जरूर खोले रखें। ठीक है, ताकि मैं आपको हर जगह से बताता रहूं वही बातें। ठीक है, अब आगे देखिए आप इसमें। देखो, जब हम चलते हैं ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब हम चलते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करता है, अपोज नहीं करता। क्या करता है? सपोर्ट करता है। कैसे? देखो, आप हमेशा पीछे वाले पैर से चलते हैं। मैंने आपको शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं बताया था, क्योंकि हम 9th में पढ़ चुके थे, फिर बता देता हूँ आपको। जब आदमी वॉक कर रहा होता है, तो वो हमेशा कभी भी आगे वाले पैर से नहीं चलता, वो हमेशा कैसे चलता है? पीछे वाले पैर से चलता है आगे। ठीक है, पीछे वाले पैर से आगे की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये इसका होता है रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स के अगर मैं 2 कंपोनेंट करूं थीटा के साथ, जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, तो ये होगा r cos थीटा।
तो ये हमें फोर्स चलाने के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ना कि अपोज करते हैं। इसी तरह फ्रिक्शन फोर्स सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना आपको, और वही डेफिनेशन आपको यूज करनी है। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट, यही डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो प्रॉपर वे में डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स in a direction parallel to the contact surface, in a direction parallel to the contact surface, which always tends to oppose the relative motion, oppose the relative motion, although it may support the motion, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को दोबारा सुनिए, अब क्या है जो अभी तक मैं बातें बता रहा था वही है। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी मैंने क्या बताया था आपको, फ्रिक्शन कौन से फोर्स में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कैसा लगेगा वो, हमेशा पैरेलल लगेगा, हॉरिजॉन्टली लगेगा, ठीक है। विच ऑलवेज टेंड्स टू अपोज, वो हमेशा क्या काम करेगा, अपोज तो करेगा, लेकिन किसका अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का। किसका अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का। जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट होंगी और मोशन के अंदर होगी तो ही वो अपोज करेगा, ठीक है। ऑल्दो इट में सपोर्ट द मोशन, इसके अलावा ये मोशन को क्या कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी के 102 पेज पे आप निकालिए एक बार, उसमें भी ये लिख रखा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में देखो, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, अगर आपके पास बुक है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट ईच एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द अदर। So friction force by the definition is the component of contact force parallel to the surface in contact which opposes the relative motion between two surfaces. Note that it is not motion but relative motion, ठीक है। क्या है ये, खाली मोशन को अपोज नहीं करेगा, किसको अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ये खाली मोशन को कभी अपोज नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने अगली लाइन में क्या लिखा है, ऑल्दो इट मे सपोर्ट द मोशन, ठीक है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे या कभी भी आपको कोई बताए फ्रिक्शन इज अपोजिज द मोशन, ना ऐसा गलत है, ठीक है। फ्रिक्शन अपोजिज द रिलेटिव मोशन। क्लियर ये चीज यहां तक, ठीक है। फ्रिक्शन का काम इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर जनरल वे में आपको बताया जाए कि भाई हम कह देते हैं काफी बार जैसे बॉल लुढ़का दी तो वो रुक जाती है काफी देर के बाद, कि इनविजिबल फोर्स काम करता है, ठीक है। हाँ एक्चुअल में ये इनविजिबल फोर्स होता है, लेकिन ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बस, ठीक है। समझ गए ना। तो जो भी आप वीडियो देख के काम कर रहे हैं ना, उनके पास एनसीईआरटी बुक तो बहुत कंपलसरी है, एनसीईआरटी बुक आप बिल्कुल परचेज कर लें, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन बहुत मजा आएगा आपको करते वक्त भी, ठीक है। और एक अच्छा नॉलेज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप बुक को जरूर खोले रखें, हर स्टेप बाय स्टेप जैसे भी मैं आपको बताऊंगा जब भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
अब ये किस तरह रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी में है, तो आप इससे पीछे वाले पेज पे आइए जब फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन दे रखा है, जहाँ पे वर्ड है फ्रिक्शन। अब उस पूरे पैराग्राफ को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये पैराग्राफ है क्या, ठीक है। उसमें कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। आपको लगता है ये थोड़ी सी लाइन है, लेकिन इसमें कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। आप धीरे धीरे सुनते रहिए बस। देखिए, सबसे पहली चीज, फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं। फ्रिक्शन को हम ये आपको हेल्प बुक में मिल जाएगा, इसकी स्टेटमेंट अच्छी वाली, तो वहां से आप कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट में हर एक नहीं लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करना बस। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भी प्रदीप की बुक आपको जैसे जैसे भी लगे। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक, देखिए, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, तीनों का मतलब क्या है। तीनों का मतलब यहाँ पे ये है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, लिमिटिंग का मतलब जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू मूव, ठीक है। मोशन, कंटिन्यू, इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूइंग मोशन। अब धीरे धीरे करके तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इनको, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस नहीं है। कैसी सरफेस है, रफ। रफ पे ही फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा आपको, स्मूथ पे फ्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। रफ सरफेस, ठीक है। ये ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, ठीक है। तो जब ब्लॉक रेस्ट पे होता है तो ना उसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है, कोई भी मोशन नहीं होता, ठीक है। ये बात पता है ना, यही बात मैं अभी तक आपको बता रहा था, ठीक है। अब आप ये सोच लेंगे रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब बॉडी मूव करेगी ना, रिलेटिव मोशन होगा बॉडी का, तभी फ्रिक्शन आएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कोई पर्सन है, इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं फोर्स न्यूटन में, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं फ्रिक्शन न्यूटन में, क्योंकि दोनों फोर्स ही हैं। डिफरेंस का है, फोर्स को हम लिख रहे थे कैपिटल एफ से, और फ्रिक्शन को हम लिखेंगे स्मॉल एफ से। अब टेबल बताता हूं आपको धीरे धीरे, ठीक है। देखो, जब इसने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, मान लेते हैं पहले एक हाथ लगा रही है, ठीक है। मान क्या है कि एक अलमारी है, ठीक है, उस पे ये कहता है कि मेरे तो भाई ये ऐसे बाएं हाथ अकेला, इसको मैं अभी धक्का मार देता हूँ, ठीक है, इसको आप पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो इसने एक हाथ से पुश किया इसको, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इसमें। बदले में ये जो अलमीरा है ये भाई डिस्प्लेस नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, मुझे आप बताइए बार, इतना ही रहेगा। क्यों, जीरो मैंने इसलिए नहीं लिखा, जब इसने इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन ये अलमारी है, जो भी है, आप कोई भी बॉक्स लगा लें, ये हिला नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके जो नीचे सरफेस का कॉन्टैक्ट है, उसमें जो फोर्स लगा है वो भी इतने ही न्यूटन का है, तभी तो ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसको जोर लगा तो इसने दोनों हाथ लगा दिए इसको। दोनों हाथ का मतलब इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया।
अब ये अलमारी फिर भी, ये बॉक्स ये फिर भी नहीं चला भाई। इसका मतलब इस सरफेस के साथ इसका रिलेटिव मोशन का जो फोर्स होगा कितने न्यूटन का होगा, 2 न्यूटन का, तभी नहीं चल पाया। अब इसने क्या किया, अब इसने एक टांग भी लगा दी भाई इसकी, ठीक है, ऐसे करके नहीं कर देते, खींच देते, ठीक है। अब इसने फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन से भी ये नहीं चला भाई। इसका मतलब इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 3 न्यूटन, ठीक है। अब क्या किया, अब ये टांग ना, ये टांग तो नहीं उठा सकता, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब इसके साथ कोई एक और आ गया, ठीक है। अब उसने अपना पुश और लगाया 4 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस 4 न्यूटन के पुश लगाते ही, ठीक है, अब इसकी गुंजाइश हो गई इस ब्लॉक की कि अब थोड़ा सा फोर्स और हम लगा देंगे ना तो ये क्या करने लग जाएगा, मोशन में आने लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने, इसने दूसरा हाथ लगाया, ठीक है, ये दूसरा हाथ लगाने की जगह तो नहीं है, यहां से दूसरा हाथ लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अब 3.8 न्यूटन का रह गया होगा, ठीक है। और फिर 6 न्यूटन का लगाया 3.8 न्यूटन, 7 न्यूटन का लगाया 3.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब ये 1 2 3 4 न्यूटन तक लगा रहा था ना, तो क्या हुआ कि इसका ब्लॉक ये चला ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे इसने 5 न्यूटन का लगाया तो ये ब्लॉक मूव हो गया और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली मूव होता रहा। तो हमें पता चल गया कि इसका इस ब्लॉक के साथ जो इसका रिलेटिव फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना था, 3.8 न्यूटन, 3.8 न्यूटन। देखो ये 4 न्यूटन और 3.8 न्यूटन में डिफरेंस कहाँ से आया, उसको सुनो आप। कि जब कोई बॉडी कंटिन्यू मूव करने लग जाती है ना, तो उसका फ्रिक्शन अपने आप थोड़ा सा कम पड़ जाता है, ठीक है। मतलब एक बॉडी को हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रिक्शन उस टाइम ज़्यादा रहता है, और एक बॉडी को कंटिन्यू मूव करते रहते हैं ना, कंटिन्यू मूव होने लग जाती है बॉडी, तो उसका फ्रिक्शन अपने आप क्या हो जाता है, कम। जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जब हम स्टार्ट करते हैं, देखा होगा आपने, जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कभी भी, जैसे अगर आपने चौथा गियर लगा दिया तो क्या चौथा गियर में स्टार्ट हो जाती है, नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए हमेशा कौन सा गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर। उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, 3rd 4th 5th, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मोशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में रुकी हुई बॉडी में फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, जैसे ही स्लाइड करने लगेगी तो फ्रिक्शन थोड़ा सा ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए बात बताई है, ठीक है। अब देखिए, यहीं से 3 चीजें डिफाइन होती है। इस कंडीशन को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, इस कंडीशन को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस कंडीशन को हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। और अभी अभी मैंने 3 बात आपके सामने लिखी थी, और वो तीनों बातें यहीं से आपको मैंने डायग्राम से बताई है, ठीक है। अब डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे, देखो आसान सी बात। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी रेस्ट पे ही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई भी हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी अब चलने के लिए तैयार है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई भी बॉडी अब कंटिन्यू मोशन के अंदर है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तीनों चीज समझ में आ गई आपको इस डायग्राम, इस फिगर से भी समझ में आ गई होंगी। अब इसका थियोरेटिकल पार्ट आप लिख लेंगे बुक से देख के ना, समझ गए ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी परमानेंट रेस्ट पे रहे, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो भी, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अब थोड़ी सी गुंजाइश इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ही बॉडी मोशन में आ जाएगी, उस केस को हम कहते हैं लिमिटिंग, एक लिमिट आ गई। काइनेटिक का मतलब क्या होता है कि अब बॉडी परमानेंट किस में आ गई, मोशन में, फ्रिक्शन को ओवरटेक कर दिया, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ देखिए, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी के पेज में भी लिख रखे हैं सारी चीजें, लेकिन ग्राफ इसका नहीं बना रखा। तो ग्राफ आप कोई भी बुक होगी, अगर बुक में आपको मिले तो आप देख लेना, ठीक है। दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज अप्लाइड फोर्स,
देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में आप ये देख सकते हैं 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन तो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन तो 3 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, ग्राफ कैसा बनेगा बताइए? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जितना आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किसको मैं मान रहा हूं ए। ठीक है, आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब बॉडी थोड़ी सी होने के लिए तैयार है, इसका मतलब अब बॉडी मोशन के लिए तैयार है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। उसके बाद बॉडी क्या रहती है, कंटिन्यू मोशन में, तो उसका फोर्स पे, फ्रिक्शन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए ना? तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका मतलब ए रिप्रेजेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन, बी रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड सी रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है चीजें? तो जो आज की क्लास लगी, थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास थी पूरी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ तक काम समझ में आ गया आपको ग्राफ का? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इतना काम समझ में आ गया? ठीक है, ये सिर्फ इसका ग्राफ था अभी। ठीक है, कल इन तीनों चीजों को फिर आएंगे और उस काम करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है। आज तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक कर रहे थे, कल हम करेंगे मैग्नीट्यूड। तो आपको यहाँ तक काम करना है आज, ठीक है। तो क्या क्या काम करेंगे आप? पहले आप लिखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी वही, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आप स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन तीनों की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। कल इसी को ही आगे, इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, और एनसीईआरटी में से आप ये पढ़ लेना और हेल्प बुक की हेल्प से इस तीनों की डेफिनेशन लिखना, ठीक है। तो हेल्प देखो, उसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको एनसीईआरटी में, ये देखो स्टार्टिंग में अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो फोर्स लगा रखा है, अप्लाइड फोर्स, फिर उसके बाद फोर्स बढ़ाया 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी मोशन में आई, वो चीज़ यही बताना चाह रही थी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाला काम हम कल करेंगे, इस पेज वाला। अभी तक ये इतना सा ही हुआ है पैराग्राफ, ओके। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।